हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। फेओल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किए थे। दो प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन्हीं प्रिंसिपल्स को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बस अपने दिमाग में यही रखना है कि ये प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं, कि ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं फॉर द मैनेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके किस तरह से मैनेजर्स अपनी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। हर एक प्रिंसिपल में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर प्रिंसिपल को हम विद द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, उसका एग्जाम्पल और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हम करने वाले हैं। So let's connect to commerce and let's continue the other principles of management. जो मैंने डी से बताया था आपको कि दो प्रिंसिपल्स हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। तो पहले शुरू करते हैं डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन वर्ड जो है वो कोई नया वर्ड नहीं है, हम सबने ऑलरेडी सुन रखा है और हम ये जानते हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है ना डिसिप्लिन, बच्चों, डिसिप्लिन एक्चुअली इफेक्ट है और उसके लिए सजेस्ट किया गया कि डिसिप्लिन लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए। उसके रीजंस बताए गए हैं कि इनडिसिप्लिन क्यों अराइज होता है और अगर उन रीजंस को चेक कर लिया जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा। तो सबसे पहले डिसिप्लिन का मीनिंग देखिए, जिसमें आपको ये तीन कीवर्ड्स जो हैं वो याद करने हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस। Number 2, discipline means observance of rules. And number 3, discipline means respect for authority. तो ये तीनों वर्ड्स जो है वो डिसिप्लिन वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं कि अगर ओबीडियंस है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर रूल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं सारे और अथॉरिटी की रिस्पेक्ट हो रही है, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। तो कैसे इस डिसिप्लिन को अचीव किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगेन नंबर 1, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स हो। नंबर 2, इफेक्टिव सुपरविजन हो। एंड नंबर 3, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज हो। इट हेल्प टू मेंटेन द डिसिप्लिन। मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि अगर एग्रीमेंट्स वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में क्लियर नहीं होते हैं या फिर सुपरविजन स्ट्रांग नहीं होती है या जो पेनल्टीज हैं उसमें भेदभाव होता है, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज नहीं होता है, तो ये सब कारण बनते हैं इनडिसिप्लिन के। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रिंसिपल में बताया गया है कि ये तीन चीजें अगर इंश्योर कर दी जाएंगी ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि एग्रीमेंट्स जो हो शुरू में ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और वो बिल्कुल फेयरली अप्लाई भी होने चाहिए। क्योंकि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर जॉब ऑफर की गई एम्प्लॉय को और उसको एक पर्टिकुलर सैलरी और पे स्केल बताया गया और बाद में उसे उस हिसाब से पेमेंट नहीं की जाए, तो वो इनडिसिप्लिन अराइज होगा। इसके अलावा दूसरा बताया गया है इफेक्टिव सुपरविजन। तो जहां पर सुपरवाइजर्स खुद ही स्ट्रांग नहीं होते, इनइफेक्टिव होते हैं, तो उनके सबऑर्डिनेट्स भी इनडिसिप्लिन्ड ही होंगे। तो डिसिप्लिन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में? सुपरविजन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 3, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। मतलब जब भी कोई पेनल्टी इंपोज की जाए किसी भी एम्प्लॉय पे तो उसमें पार्शियलिटी नहीं हो। मान लीजिए दो लोगों ने एक जैसी गलती की लेकिन एक को हम ज्यादा सजा दे रहे हैं और एक को हम कम सजा दे रहे हैं। दो लोगों ने छुट्टी करी और एक को हमने लीव विदाउट पे दे दी और एक को हमने लीव विद पे दे दी। तो जहां पर भी इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म देखने को मिलेगा, वहां पे इनडिसिप्लिन अराइज होगा। तो अगर पेनल्टीज और रिवॉर्ड्स का इस तरह का सिस्टम हो कि जो सब पर इक्विटेबली अप्लाई की जाए,
तो वहां पर इनडिसिप्लिन के चांसेस नहीं होंगे। तो 3 चीजें इंश्योर करने के लिए कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में। नंबर 1, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, नंबर 2, अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग सुपरविजन, एंड नंबर 3, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। और ये तीनों जो है वो कॉजेस बताए गए हैं कि अगर ऐसा होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देयर इज अ डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक और सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स बट फ्रॉम मैनेजर्स एज वेल। मतलब सिर्फ सबॉर्डिनेट्स डिसिप्लिन है, मैनेजर्स नहीं है, मैनेजर्स डिसिप्लिन है, सबॉर्डिनेट्स नहीं है, तो दोनों को ही डिसिप्लिन होना जरूरी है। और इसके लिए एक सेंटेंस यूज करते हैं, इट इज अ 2-edged टूल, मीन्स डिसिप्लिन रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज मैनेजर्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मैंने लिखा कि एम्प्लॉइज एक्चुअली क्या करते हैं अपनी मैनेजमेंट और अथॉरिटी के लिए, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको क्या करना चाहिए, दे हैव टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब उनके पास जो पूरा टैलेंट है, जिस चीज के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, ऑनेस्टी से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी या मैनेजर के लिए काम करें। और मैनेजर और अथॉरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट दे हैव टू मेक द पेमेंट्स प्रॉपरली टू दी वर्कर्स। मतलब वो प्रॉमिस कुछ और करें लेकिन उसे दे नहीं, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करें, तो उससे भी इनडिसिप्लिन अराइज होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों ही अपने कमिटमेंट्स जो हैं वो ऑनर करें टुवर्ड्स ईच अदर, देन देयर इज गोइंग टू बी अ डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि सिस्टमैटिक वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस प्रिंसिपल का तो इफेक्ट ही डिसिप्लिन है। देयर विल बी नो क्योर्स एंड नो डिसऑर्डर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन इफ ये यहाँ पे कॉजेस दे रखे हैं और ये उसका इफेक्ट है। तो डिसिप्लिन के प्रिंसिपल में दिस इज द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड दीज आर द कॉजेस ड्यू टू विच देयर कैन बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें 3 पर्टिकुलर हेडिंग्स में, जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले डिसिप्लिन का मीनिंग, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्या कहता है, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल और उसके बाद उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस तरह से पूरे प्रिंसिपल को आप 4 नंबर या 6 नंबर तक में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कीवर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, एग्जाम्पल्स एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स। Let's move on to the next principle that also starts with D, that is division of work. Division of work मतलब काम को बांटना। क्या मतलब होता है इस प्रिंसिपल का, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टुकड़ों में काम को बांटना चाहिए, एंड ईच टास्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय ईदर द ट्रेन्ड एम्प्लॉय और द स्पेशलिस्ट। मतलब एक तरीका तो ये होता है कि पूरा का पूरा काम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सौंप दिया जाए करने के लिए, लेकिन जो पूरा का पूरा काम होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज और फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और वो छोटे छोटे से फंक्शंस और टास्क भी काफी मुश्किल होते हैं। तो अगर एक ही पर्टिकुलर पर्सन को वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए दे दी जाए जिससे एक काम कंप्लीट होता है, तो उस केस में स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पर्सन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर रहा है रिलेटेड टू दैट वर्क। हम सब ने सुन ही रखा है, जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, दैट ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड only a part of the work as per his abilities and the interest। मतलब उस पूरे काम में जो छोटे छोटे सी एक्टिविटीज हैं उसमें से एक पर्टिकुलर पर्सन से वही एक्टिविटी करवाई जाए जो उसके इंटरेस्ट की हो, जिसमें वो एबिलिटी रखता हो, वो उसमें ऑलरेडी ट्रेंड हो उस काम को करने में। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म होगा, उससे स्पेशलाइजेशन अचीव होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेनी एक्टिविटीज इन द बैंक। बैंक का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि जब हम बैंक जाते हैं तो हम देखते हैं रिसीप्ट काउंटर पे कोई और बैठा होता है, पेमेंट पे कोई और होता है, कोई पासबुक एंट्री कर रहा होता है,
कोई लोन डिपार्टमेंट को देख रहा होता है, कोई लॉकर फैसिलिटी को देख रहा होता है। तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन का काम फिक्स होता है और वो अपना उस पर्टिकुलर काम को ही परफॉर्म करता है। जब रिपीटेडली एक ही तरह का काम बार बार किया जाता है तो उस सबसे क्या अचीव होता है, मैंने यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स में लिखा है। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है स्पेशलाइजेशन। उससे स्पीड बढ़ती है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे परफेक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है, वेस्टेजेस नहीं होते रिसोर्सेस के, वर्क में कोई डुप्लीकेशन नहीं होता है एंड ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी तो हम कॉमनली हर प्रिंसिपल का ही इफेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डिवीजन ऑफ वर्क का एक सिंगल पॉजिटिव इंपैक्ट अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे स्पेशलाइजेशन। और जो भी काम रिपीटेडली बार बार एक ही पर्टिकुलर पर्सन से करवाया जाएगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन उस काम को करने में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसकी स्पीड डेवलप हो जाएगी, वो उसमें किसी भी तरह के वेस्टेजेस नहीं करेगा रिसोर्सेस की, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे अदर इंपैक्ट्स होंगे बिकॉज ऑफ अचीविंग स्पेशलाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और इसके लिए हम फिर से एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है कि जब काम बांटा जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में तो हम फंक्शंस के हिसाब से काम को बांटते हैं। कोई सिर्फ प्रोडक्शन देखता है, कोई सिर्फ सेल्स देखता है, कोई सिर्फ फाइनेंस देखता है। या आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल में जो टीचर्स होती हैं जो हायर ग्रेड्स को पढ़ाती हैं तो टीचर्स के अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर, अकाउंटेंसी टीचर, बिजनेस स्टडीज टीचर। क्योंकि अगर आप सोचें कि हायर लेवल पे जहां पे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाना होता है तो अगर एक ही टीचर को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे दिए जाएंगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर दैट टीचर टू टीच ऑल द सब्जेक्ट्स। उससे स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी क्योंकि एक टीचर को वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की एक्सपर्टीज या एबिलिटी या इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए टीचर्स को सब्जेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। और उससे क्या अचीव होता है कि स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड एडवाइस मिलती है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होती है बिकॉज दे गेट ट्रेन बाय द स्पेशलिस्ट एंड द एजुकेटेड टीचर्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ वर्क। तो इस प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क में डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो कॉज है, मतलब काम को छोटे छोटे से टुकड़ों में बांटना, दिस इज द कॉज, और ये उसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट, दैट इज द स्पेशलाइजेशन। तो इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बताया गया है, एक एग्जांपल आप ले लेंगे और उसके बाद उसके सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ई से भी दो प्रिंसिपल्स हैं, एस्पिरेट डी कॉर्प्स एंड इक्विटी। अब इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं एस्पिरेट डी कॉर्प्स के बारे में, जिसका एक्चुअल मीनिंग है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। तो ये प्रिंसिपल जो है वो कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क इज एसेंशियल। तो जैसे मैंने बताया था डिसिप्लिन में भी इफेक्ट डिसिप्लिन है, इस प्रिंसिपल में भी इफेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू फेयोल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होनी चाहिए। फिर फेयोल ने सजेस्ट करा कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट to induce the feeling of unity, harmony, teamwork and belongingness among the employees by replacing I with we। तो यहाँ बताया फेयोल ने कि कहीं पर भी किसी के भी अंदर, चाहे वो मैनेजर हो या वो वर्कर हो, किसी के भी अंदर ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए दैट आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आई की फीलिंग जो है वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह फीलिंग होनी चाहिए वी की फीलिंग। मतलब मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ हमेशा कोऑपरेट करे और वर्कर्स हमेशा मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें, जिससे क्या अचीव होगा? टीम वर्क, हार्मनी, यूनिटी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अचीव होंगी। एक मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस है मैनेजर्स के लिए
कि जिन वर्कर्स को मैनेजर सुपरवाइज या लीड या कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनको वो मैनेज कर रहे हैं, उनके अंदर एक टीम वर्क का एलिमेंट होना चाहिए। जिस तरह का टीम वर्क हमें देखने को मिलता है ना, स्पोर्ट्स की टीम होती है या फिर म्यूजिक की टीम होती है, कि किस तरह से सारे बच्चे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, लेकिन बहुत ही सूदिंग म्यूजिक वो प्रोड्यूस करते हैं बाय द टीम वर्क, बाय द कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी म्यूजिशियन। तो बिल्कुल इसी तरह की जो टीम वर्क की फीलिंग है हर ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स में होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा है कि सपोज एक ग्रुप है जिसका प्रोडक्शन टारगेट है 100 यूनिट्स और उस ग्रुप में 5 लोग हैं, तो उसके हिसाब से हर एक को 20-20 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उसके बाद 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन 18 ही यूनिट बना रहा है, तो उसको 2 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। उसके बाद दूसरा पर्सन जो है वो 16 ही यूनिट बना रहा है, तो वो 4 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे टोटल 6 यूनिट्स की कमी हो गई। तो अब दूसरे ग्रुप मेंबर्स की क्या ड्यूटी बन जाती है कि अगर ये 20-20 की बजाय 22-22 यूनिट्स तीनों प्रोड्यूस कर देंगे, तो इन 6 यूनिट्स की कमी को बाकी के 3 वर्कर्स ने पूरा कर दिया और पूरा का पूरा प्रोडक्शन टारगेट दोनों ही केसेस में 100 यूनिट्स ही बैठेगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई एक काम सौंपा गया है और वो काम मिलकर उन्हें टीम में करना है, तो उनको ये नहीं देखना है कि मुझे सिर्फ अपना काम पूरा करना है, उनको पूरा काम अपनी टीम का कंप्लीट करना है। तो वो एक दूसरे के साथ इस तरह से हार्मनी में, कोऑपरेशन में, यूनिटी के साथ काम करें कि वो पूरा का पूरा ग्रुप टारगेट जो है वो मिलकर अचीव करें। पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका क्या होगा? द डेवलपमेंट ऑफ द टीम स्पिरिट, मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये इफेक्ट है। और कॉज क्या है? कॉज है द फीलिंग ऑफ वाई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। और इससे क्या होगा? जो ग्रुप गोल्स हैं वो टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश होंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में एस्पिरिट डी कॉर्प्स में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इफेक्ट है, और उसके लिए कॉज क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? फीलिंग ऑफ आई को वी के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा हर एक मैनेजमेंट को। तो जिस तरह से हमने और प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करे हैं, बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट्स में आप एस्पिरिट डी कॉर्प्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके कीवर्ड्स क्या हैं? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क हो गया, हार्मनी हो गया, बिलोंगिंगनेस हो गया, आई शुड बी रिप्लेस विद वी हो गया। इस तरह के जहां पर भी वर्ड्स आए तो ये कीवर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन प्रिंसिपल को। और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन को अचीव कैसे किया जाता है कि जब सारे ग्रुप के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। Let's move on to another principle that also starts with E, and the principle is equity. यहाँ पे word equity है, it is a little different from equality. What's the difference? Let's see. कि equity का मतलब होता है fair, kind and indiscriminated treatment of the employees. इस प्रिंसिपल में बताया गया है, according to this principle, managers should treat the employees with justice and kindness. कि जब भी एम्प्लॉयज के साथ ट्रीट किया जाए तो 2 तरह की चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि मैनेजर्स उनके साथ जस्टिस के साथ बिहेव करें और काइंडनेस के साथ बिहेव करें। लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि समटाइम्स देयर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टनेस या हार्शनेस बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जहां पे स्ट्रिक्टनेस की जरूरत पड़े, अगर वर्कर्स लेजी हैं या उनके काम में कोई कमी दिखाई दे रही है और फोर्सफुल एलिमेंट का इस्तेमाल करना पड़े, मैनेजर्स को स्ट्रिक्ट होना पड़े, तो भी होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जब एम्प्लॉयज से डील किया जाए तो उनके साथ जस्टिस करनी चाहिए मैनेजर्स को, और उनके साथ सॉफ्ट एंड काइंड ट्रीटमेंट करना चाहिए। बच्चों, जो 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ना, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज दे हैव हार्ट, वही सॉफ्ट रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो अगर फिजिकल रिसोर्सेज को सही ढंग से इस्तेमाल कराना है ना मैनेजमेंट को, तो उनको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत सॉफ्टली डील करना चाहिए। उनके साथ ऐसे डील करना चाहिए कि वो किसी भी तरह से हर्ट ना हो, उनकी कोई भी फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट ना हो।
तो इसीलिए ये सजेस्ट किया गया है कि मैनेजर जब भी एम्प्लॉयज के साथ ट्रीट करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ जस्टिस और काइंडनेस के साथ बिहेव करें। और क्या बताया गया है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एंड नो बायस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन, जेंडर, कास्ट। मतलब मेल फीमेल को अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, कोई अगर दूसरे रीजन को बिलोंग करता है तो उसको कम सैलरी दे रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का ट्रीटमेंट एम्प्लॉयज को मिलेगा, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा नहीं समझेंगे और वो ऊपर तरीके से बिना खुशी के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। इसके लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर कोई भी सिमिलर जॉब पोजीशन है, मान लीजिए 2 प्रोडक्शन मैनेजर हैं, 2 फाइनेंस मैनेजर हैं, 2 सेल्स मैनेजर हैं, तो उनकी सेम सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो बॉम्बे से हो। तो रीजन या रिलीजन या जेंडर की बेसिस पे उनका कोई सैलरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो हम ये देखते ही हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मेल फीमेल वर्कर्स की, या जो रूरल एरियाज में वर्किंग विमेन होती हैं, उनको बहुत ही लेस लेबर चार्जेस पे रखा जाता है। तो इस तरह की चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। यही गाइडलाइंस है फेओल की फॉर ऑल द मैनेजर्स कि इस तरह का अनजस्ट और अनकाइंड ट्रीटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। और उससे अचीव क्या होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, दैट बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय दे हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड देयर इज गोइंग टू बी अ जॉब सेटिस्फेक्शन, द फीलिंग ऑफ फुल कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज पूरी जील, पूरी बिलोंगिंगनेस, पूरी एंथुसियाज्म के साथ जो भी बेस्ट वो कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, क्योंकि उन्हें भी वाइस वर्सा बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है अपनी मैनेजमेंट से। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इक्विटी डज नॉट ऑलवेज मीन्स इक्वालिटी। क्योंकि कभी कभी इक्विटी के लिए ही इनइक्वल होना पड़ता है। ये एक एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैंने एक फेंस बना रखी है 6 फीट की। तो यहाँ पर 3 लोगों को मैंने ले लिया। अब इस फेंस के बाहर देखना है, कुछ भी कोई मैच चल रहा है मान लीजिए, और ये 3 अलग अलग हाइट के लोग हैं, एक 6 फीट का है, एक 5 फीट का और एक 3 फीट का है, ठीक है। जिसमें से आप साफ देख सकते हैं कि इस डायग्राम में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन जो 6 फीट का है वो उस फेंस के बाहर देख पा रहा है, जो 5 फीट वाला है और जो 3 फीट वाला है वो उसके बाहर नहीं देख पा रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास 2-2 फीट के 3-4 ब्लॉक्स अवेलेबल है जो इनको दिए जा सकते हैं, जिससे कि उनकी हाइट बढ़ जाएगी और वो बाहर वाले मैच को देख पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में देखिए कि जो 6 फीट वाला पर्सन है उसे तो किसी ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट तो ऑलरेडी 6 फीट है। फिर जो 5 फीट वाला पर्सन है उसे अगर हम एक ब्लॉक दे देंगे तो वो फेंस के बाहर देख पाएगा। लेकिन जो 3 फीट वाला पर्सन है उसको कम से कम 3 ब्लॉक्स देने पड़ेंगे, तब वो फेंस के बाहर देखेगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है ब्लॉक्स का। किसी को 1 ब्लॉक दे रहे हैं, किसी को 3 ब्लॉक दे रहे हैं, किसी को ब्लॉक दे ही नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके, ताकि वो उस मैच को देख सके जो हम चाहते हैं कि वो मैच देख पाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनइक्वल ट्रीटमेंट है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को जस्ट एंड काइंड ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो जब भी आप इक्विटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें तो जहां पर नेसेसरी इक्वालिटी चाहिए वो आप एग्जाम्पल में बताएंगे, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस इक्विटी प्रिंसिपल में किस में दिया गया है, फेयर, जस्ट एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर पे, कि अगर इस तरह का बिहेवियर होगा, इस तरह का ट्रीटमेंट होगा मैनेजर्स का टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, सो द एम्प्लॉयज विल फील कमिटेड, they will feel motivated and there is going to be a cordial relationship between the employer and the employee. तो बच्चों अभी तक हमने 6 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पिरिट डी कॉर्प्स एंड इक्विटी। सो बाकी के रिमेनिंग प्रिंसिपल्स भी इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स, कीवर्ड्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।
So till then, goodbye, stay healthy and connected.